नमस्कार साथियों, आप लोग को मेरे YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर जो कि 24/5/2016 को पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका मैं सोल्व पेपर लेकर आया हूँ। तो आज मैं आप लोगों को ये सोल्व पेपर करवाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि फिर कल से मैं आप लोग को वीडियो प्रैक्टिस लेके आऊँगा 100 क्वेश्चन का। तो देखते हैं कि पिछले साल जो 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था हाई कोर्ट असिस्टेंट का, उसमें कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग को पता होगा कि इसमें 4 तरीके, इसमें इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश के बाद हिंदी से भी क्वेश्चन आते हैं, फिर मैथ रीजनिंग से क्वेश्चंस आते हैं और कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं और जीके से। इतने सेगमेंट से टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग देखेंगे इस सारे क्वेश्चन को। और दूसरी बात बता दूं आप लोगों को कि इस साल जो हम लोग आप लोग को एग्ज़ाम जो होगा 30 अप्रैल को शेड्यूल किया गया है। इस दिन जो एग्ज़ाम होंगे उसमें इंग्लिश से 25, मैथ रीजनिंग से 25, हिंदी से 15, जीके से 25 और 10 कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। तो अगले वीडियो से हम इसी नंबर पे हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे। फिलहाल हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले इसने क्वेश्चन जो आया है इंग्लिश सेक्शन से, जो देखिए कैसे आए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ए प्रोवर्ब इज हाईलाइटेड, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव बीच बेस्ट डिस्क्राइब इट्स यूज इन द सेंटेंस। मतलब ये जो हाईलाइट किया गया है इसके जगह पे कौन सा सेंटेंस बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव होगा। तो देखते हैं। इन द लास्ट बजट द गवर्नमेंट ब्रॉट फॉरवर्ड ए न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन। तो यहाँ पे एक्चुअली जब भी बजट में हो जाता है तो इससे जुड़ा हुआ जो प्रोग्राम होता है इससे कहा जाता है प्रोग्राम, स्कीम कह लीजिए। ये सब पटल पे माने संसद के जो पटल होते हैं उस पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंट्रोड्यूस। अगला सवाल देख लीजिए। इस तरीके के पूछे जाते हैं कि द सेल्स ऑफ द कंपनी ए आर इंक्रीजिंग बाई लिप्स एंड बोन्स। लिप्स एंड बोन्स का मतलब होता है दोस्तों दिन दूना रात चौगुना वृद्धि को दर्शाता है। जैसे आप कहते हैं ना कि दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है, तो उसको अंग्रेजी में बाई लिप्स एंड बोन्स कहा जाता है। जिसका अगर सही जवाब आप ढूंढने चलें तो आंसर हो जाएगा इन कैलकुलेटेड वेज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि द पुलिस मेड कंसिडरेबल हेडवे इन सॉर्टिंग द पेपर्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है जब आप टू मेक प्रोग्रेस या गेट क्लोजर या अचीविंग समथिंग के अर्थ में इस्तेमाल करेंगे, तब आप लोग को जो इस्तेमाल करना होगा वो प्रोग्रेस। मतलब हेडवे का मतलब अगर किसी चीज़ के लिए प्रोग्रेस में आप दर्शाना चाहते हैं, जैसे कि आपने पिछले साल कितना एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम का प्री क्वालिफाई किया, उससे क्या आप बढ़ गए क्या, तो उस वक्त में आप हेडवे का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन से देखते हैं। इसमें द काइंड ओल्ड वोमेन रिसीव्ड द स्ट्रॉन्गर विथ ओपन आर्म्स। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विथ वार्मथ। विथ वार्मथ। इसका विथ ओपन आर्म्स का मतलब होता है खुले दिन से। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? खुले दिल से, खुले दिन से, खुले दिन से। ठीक ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। माई फ्रेंड रैन ऑफ हेल्टर स्केल्टर डाउन द स्लोप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हेल्टर स्केल्टर का मतलब अव्यवस्थित ढंग से गिरते पड़ते। मतलब तैसे आप करते हुए आपने मैट्रिक बोर्ड पास किया होगा, इंटरमीडिएट गिरते पड़ते, तो वैसे सिचुएशन को जो अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है हेल्टर स्केल्टर। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा हरिडली एंड इन कन्फ्यूजन। मैंने आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे लिखना है, क्या करना है, पास होंगे कि फेल, बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा। तो हरिडली एंड इन कन्फ्यूजन। नेक्स्ट, अब इसमें आपको मिस स्पेल्ड वर्ड खोजना है, मतलब गलत वर्ड कौन लिखा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए। इसका गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये इसका सही जो मतलब मीनिंग होगा निकल के आएगा वो होगा PRIORTIZE। फिर से सुन लीजिए, PRIORITIZE। इसका मीनिंग क्या होता है? कि टू पुट टास्क होता है इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस भी इसका मतलब होता है।
अब देख लेते हैं आगे। हम ज़्यादा इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, लेकिन जो सेट्स लाएंगे उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फिलहाल आप लोग इसको समझते हुए चलिए। ये देख लीजिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फिर से मिस स्पेल्ट वर्ड ही निकालने कह रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑबनोक्सियस। ये गलत लिखा हुआ है, जबकि इसका सही जो लिखा जाना चाहिए वो होगा OBNOXIOUS। ये इसका सही मतलब स्पेलिंग होगा। फिर देखिए, फिर से मिस स्पेल्ड का मतलब कि क्वेश्चंस में, तो इसका सही जवाब फिर से हो जाएगा ए ऑप्शन, कि पेनिट्रेट का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, क्योंकि पेनिट्रेट का स्पेलिंग होता है PENETRATE। मिस स्पेल्ड वर्ड फिर से देखिए, बहुत सारे मिस स्पेल्ड, तो आप इस पर मिस स्पेल्ड वर्ड पे आपको बहुत सारा फोकस करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा पैसेज वे। देखिए पैसेज वे गलत लिखा हुआ है, क्योंकि पैसेज वे होता है PASSAGE और WAY, जिसका मतलब दालान या कॉरिडोर कह सकते हो, ये होता है। फिर से मिस स्पेल्ड वर्ड आ गया, जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको सी आपको गलत दिया हुआ है। इसका सही होगा क्या, तो दिखाता हूँ क्या होगा। TEMPESTUOUS इसका सही हो जाएगा, जिसका मतलब होता है प्रचंड या उग्र। देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी फिल इन द ब्लैंक्स रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर। बताइए यहाँ पे क्या भराएगा। तो देखिए बी के साथ अवश्य के अर्थ में ought to का प्रयोग होता है। अगर बी आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि किसी को करना है, तो ये अवश्य ही रिस्पेक्ट आपको करना है। जैसे बड़े बुजुर्गों को अब मस्ट बी आपको मतलब ये करना ही करना है आप लोग को रिस्पेक्ट। तो जब मस्ट बी का सेंस आए ना, तो उस वक्त आप ought to का प्रयोग करेंगे, अर्थात ought to। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बी आर हाईली डिसअपॉइंटेड डैश एग्जाम रिजल्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, बीथ, क्योंकि कोई भी डिसअपॉइंटमेंट होता है उसके साथ जो शब्द इस्तेमाल होता है बीथ, मतलब डिसअपॉइंटेड के साथ आप वर्ड कौन सा इस्तेमाल करेंगे, बीथ। लेट अस सिट डाउन डैश द शेड ऑफ ए ट्री फॉर सम टाइम। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इन, कि लेट अस सिट डाउन इन द शेड ऑफ ए ट्री फॉर सम टाइम, माने पेड़ की छांव के नीचे आपको बैठना है, तो ये इन का प्रयोग होगा। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर कह रहा है कि मदर हैड प्रिपेयर्ड 20 बिस्किट्स, रानी एट ऑल ऑफ देम, देयरफॉर मदर कॉल्ड हर ए। ये क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों, डैश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग को ग्लूटून। ग्लूटून का मतलब होता है पेटू। क्या होता है, पेटू, जो ज़्यादा खाता है ना। और ये जो लिखा हुआ है गोडर, इसका गोडर का मतलब होता है एक ही गोत्र का व्यक्ति, और नीडी है वो है ज़रूरतमंद को कहा जाता है। डाइजेस्टर का मतलब होता है पाचक। कह रहा है क्वेश्चन मदर हैड 20 बिस्किट बनाई है, मदर बनाई थी, जो कि रानी सारा का सारा खा गई, क्योंकि मदर उसको हमेशा ग्लूटन बोलते थे, मतलब पेटू बोलते थे कि पेटू है। इसी तरीके से इसका सही जवाब हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यू आर फॉर्चुनेट हैविंग डैश हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडेंट सन। अभी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन, मतलब इसका आंसर हो जाएगा यू आर फॉर्चुनेट इन हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडेंट सन। इसका सही अर्थ हो जाएगा डी। इसमें यहाँ पे ये इन क्या है दोस्तों, ये प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे ये इन ही भराएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 20। 16 से 20 में क्या करना है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स। कुछ एरर्स होंगे, माने इस तरीके से समझिए, कॉमन एरर का ये प्रश्न है। एरर्स एंड सम हैव नन। फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैव एरर द नंबर ऑफ द पार्ट इज योर आंसर। देख लेते हैं, अगर आप लोग का कोई भी आंसर, इफ़ यू आंसर इज डी दैट इज नो एरर। अगर आप डी बनाते हो तो एरर नहीं होगा। तो देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो 16 का किस पार्ट में देख लेते हैं एरर है। तो 16 पार्ट में देखेंगे तो ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर
बट ऑफ हीज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। मतलब इसका सही क्या हो जाएगा, तो ये सी में मतलब कि गलत एरर है और सी ही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि नाइदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों में से कोई नहीं के अर्थ में होना चाहिए। वाक्य में 3 लोगों की चर्चा है, इसलिए नाइदर का स्थान पर नन का प्रयोग होगा। देखिए हीज 3 सन्स, जब 3 सन्स की बात किया जाए ना तो आप लोग को नन प्रयोग करिएगा, नाइदर नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आफ्टर नोइंग ट्रूथ, आप मतलब कि सत्य को जानने के बाद दे टूक द राइट डिसीजन इन द मैटर। इसमें बताइए गलत कथन कौन है। देखिए ये जो नोइंग है ना, नोइंग शब्द का प्रयोग ट्रूथ शब्द पार्टिकुलराइज्ड है, इसलिए ट्रूथ के ठीक पहले डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए। मतलब आफ्टर नोइंग द ट्रूथ तब सही हो जाता है, यहाँ पे द होना चाहिए। तो आपको मिल गया आंसर ए। इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें बताइए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब इसका एरर होगा बी पार्ट में। क्यों होगा, देखिए इट इज टाइम, इट इज गुड टाइम, ये सब जो है ना इट इज टाइम, इट इज गुड टाइम के साथ हमेशा सब्जेक्ट के साथ आप भी टू का प्रयोग करेंगे, तो प्रयोग करेंगे। इसीलिए यू डिसाइड, ये यहाँ पे यू डिसाइड के जगह पे यू डिसाइडेड होगा। मतलब सीधा सीधे अगर मैं कहूँ कि ये डिसाइड नहीं डिसाइडेड होगा। अगला कुछ सवाल देख लेते हैं। ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आंसर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए लेट हिम स्पीक के बदले ही शुड बी अलाउड टू स्पीक लिखा जाना चाहिए। क्या है इसका आंसर सी, तो इसका आंसर सी होगा। जो लेट हिम स्पीक लिखा हुआ है दोस्तों, लेट हिम स्पीक के बदले में आप लोग को लिखना चाहिए कि ही शुड बी अलाउड टू स्पीक, ये लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल। ए कप ऑफ कॉफ़ी इज एन एक्सेलेंट कॉम्प्लीमेंट टू अ स्मोक सलमान। इसमें क्या गलत दिया गया है, इसमें ऑप्शन सी में गलत दिया गया है। देखिए क्या होना चाहिए आंसर में, सलमन, ये जो सलमन है ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिसके ठीक पहले ए का इस्तेमाल होता है। माने जो सलमन है इसके पहले ए का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, जो कि है नहीं। अतः यहाँ पे स्मोक्ड ए सलमन होना चाहिए, ये सॉरी टू ए स्मोक्ड सलमन होना चाहिए। शायद समझ में आ गया होगा आप लोग को। नंबर 21, सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू कैंडिड। इसका अपोजिट कैंडिड का मीनिंग क्या हो, मतलब क्या हो जाएगा, इस कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, जो मतलब स्पष्ट रूप से बोलता हो, स्पष्टवादी। इस विकल्प का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, चालबाज, धूर्त, ये सब होगा। और उसको आंसर में डेवियस अगर देखेंगे तो इसी का मतलब निकल के आता है धूर्त, चालबाज। और बाकी जो देखिएगा आउट स्पोकन, इसका मतलब होता है कि स्पष्ट बोलने वाला। दम आउट स्पोकन है, जो भी होता है उसके मुंह में फड़क से बोल देता है। फ्रैंक का मतलब होता है कि वो इंसान फ्रैंक है, वो कोई भी किसी चीज़ से शर्माता नहीं है, हेजिटेशन नहीं होता, सब कुछ सही सही बोल देता है। और डिस्गाइज का मतलब होता है छिपा हुआ, छद्मवेशी। ये बोलने के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है कैंडिड को, और ये होता है छिपा हुआ, छुपा रुस्तम, बोलता होता कुछ नहीं है, बोलने से रिलेटेड नहीं है। इसलिए इसको आंसर को डी आप मत करिएगा। 21 का आपको आंसर सी हो जाएगा, डेवियस। 22, सिलेक्ट द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर वन हु वॉक्स इन स्लीप्स। अब देखिए वन हु वॉक्स इन स्लीप का मतलब होता है नींद में चलने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलने वाला हो उसको कहा जाता है वन हु वॉक इन स्लीप। और इसका मतलब अर्थ होता है, मतलब इसको एक अगर वर्ड में बोलूँ तो कहा जाता है सोमनम बुलिस्ट। अगला सवाल। सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू फैसिलेट। फैसिलेट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा दोस्तों, तो इसका मीनिंग हो जाएगा हिंडर, क्योंकि फैसिलेट का मतलब होता है आसान बनाना, मतलब आसान बनाना, लेकिन हिंडर का मतलब रोकना या बाधा उत्पन्न करना होता है। सिलेक्ट द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर ए स्पेशलिस्ट हु टेस्ट्स आई साइड। जो मतलब जो एक ऐसा व्यक्ति जो नेत्र रोग का विशेषज्ञ हो उसको क्या कहेंगे, ऑप्टिशियन कहेंगे या ऑप्थोल्मिस्टिक कहेंगे, क्या कहेंगे। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्थल्मोलॉजिस्ट,
मतलब जो आँखों को अच्छे से देखभाल करता हो, माना आँख के नेत्र का डॉक्टर हो, उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में कह रहा है कि सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू अफिर्म। अफिर्म का मीनिंग क्या होगा दोस्तों? तो इसका मीनिंग हो जाएगा निगेट, अपोजिट मीनिंग। अफिर्म का मतलब होता है, अफिर्म का, कि ये एक वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मीनिंग होता है कि निश्चय पूर्वक समर्थन करना, या जिसमें अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो बी होगा, निगेट। निगेट का मतलब आप समझ गए कि इसका अपोजिट इनकार करना। ठीक है, अब देखते हैं, एक पैसेज दिया गया है आपको, इस पैसेज के आधार पर आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले मैं पैसेज पढ़ के सुना देता हूँ। फिर इन द पास्ट 50 ईयर्स, मैंने 50 साल के बारे में बोल रहा है कि डॉक्टर अक्रॉस द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड द प्रैक्टिस टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स एट द फर्स्ट साइन ऑफ ए ट्रिवल इन्फेक्शन और ट्रीट पेशेंट्स विथ एन ए हैंडफुल of antibiotics. These days, it is not uncommon to see practitioners prescribing multiple antibiotics without any real indication or relevance for such a combination of drugs. Antibiotics have traditionally been known as a miracle drug, but there is growing evidence that they are overworked miracle, especially in countries like ours where there is easy access to drug across the counter including antibiotics. We cannot think of a return to pre-antibiotics days yet. इस प्रकार the unbridled use of these agents in inexorably propelling us in that direction. इसके आधार पे अब आप लोग को 26 से 30 तक क्वेश्चन बनाने हैं। तो देखिए, 26 नंबर, एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड ओवरवर्क्ड मिराकल बिकॉज, इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी आपने पढ़ के सुनाया था पैसेज, उसका मतलब हो गया दे आर ओवर यूज्ड, माने दे आर ओवर यूज्ड। एंटीबायोटिक्स को ओवरवर्क्ड मिराकल इसीलिए कहा गया क्योंकि दे आर ओवर यूज्ड। समझ गए। वी कैन नॉट थिंक ऑफ ए रिटर्न टू प्री एंटीबायोटिक डेज मीन्स, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो इसका मीनिंग हो जाएगा वी कैन नॉट स्टॉप यूजिंग एंटीबायोटिक्स डे, मतलब इसका हो जाएगा कि बिना वी कैन नॉट स्टॉप यूजिंग एंटीबायोटिक्स, द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अनकंट्रोलेबल लिया जाएगा। ठीक है, द पैसेज टेल्स अस, ये जो पैसेज जितनी बात आपने पढ़ा वो किसके बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, द पैसेज डिस्कस द यूज ऑफ, किसका यूज ऑफ किया जाएगा? तो एंटीबायोटिक्स का। नेक्स्ट, देयर डेज इट इज नॉट अनकॉमन टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, इसका मीनिंग क्या हो गया? तो इसका मीनिंग हो जाएगा दोस्तों, इट इज़ नॉट ए कॉमन प्रैक्टिस टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ज़्यादा नहीं खाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया का, मतलब बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड जो रोगी होते हैं, मरीज होते हैं, उन लोग को खिलाया जाता है। ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाइएगा तो फिर एक टाइम आने पर वो दवा आपको सूट नहीं करेगा। अब यहाँ से जीके के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। औरंगजेब की मृत्यु बताइए कहाँ हुई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, अहमदनगर में। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा क्योंकि जब सेट्स आएंगे तो उसमें अच्छे खासे एक्सप्लेनेशन होगा, हर एक वीडियो लंबे लंबे होंगे। देख लेते हैं, विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो आप लोग को पता होगा, प्रशांत महासागर है। 33 नंबर देख लीजिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता के अभ्यास को समाप्त कर दिया? आपको पता है, अनुच्छेद 17। आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार का व्यवसाय नहीं करता है? कौन से राज्य सरकार का व्यवसाय नहीं करता दोस्तों? तो ये जम्मू और कश्मीर का व्यवसाय नहीं करता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, इसका जवाब आपके लिए ई ऑप्शन हो गया। जो लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं उसका मतलब समझते हैं कि ई ऑप्शन का मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, स्पेशल राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना सर्वप्रथम किसके द्वारा संशोधित किया गया है? तो बताइए सबसे कब किया गया है? तो जानते हैं 42वां संशोधन, को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जहांगीर खान किस खेल से प्रसिद्ध हैं?
आप लोग को उस टाइम का ये करंट अफेयर्स था, तो उस टाइम का था स्क्वैश। संयुक्त राष्ट्र ध्वज को महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। 20 अक्टूबर 1947 संयुक्त राष्ट्र ध्वज का महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? 20 अक्टूबर 1947। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आप लोग को पता होगा, USA से हुआ है न्यायिक पुनरावलोकन, इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बताइए कहाँ है? आप लोग को पता होगा कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आप लोग को सी ऑप्शन कर्नाटक में मिल जाएगा। दो सत्रों के बीच अधिकतम अनुमेय अंतर संसद का कितना होना चाहिए दोस्तों? आप लोग को पता है 6 महीना। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को अपनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार किसके द्वारा हुई थी दोस्तों? तो ये हुआ था अफगान के द्वारा। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार किसके द्वारा हुई थी? अफगान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संसद के गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत के अटॉर्नी जनरल के पास। भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है जम्मू कश्मीर। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया? तो ये बहुत ही आसान जवाब है, दयालु बुद्ध ने। दयालु बुद्ध ने अजंता के चित्रों को। बस में खड़े यात्री को बाहर की ओर फेंका जाता है जब बस अचानक मोड़ लेता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा जानते हैं किस लिए होता है? ये सब साइंस का बहुत ही छोटा सा सवाल है, गति का जड़त्व नियम। समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, तो ये किया गया था आगे के सुधारों के लिए। भारतीय नवीनतम सैटेलाइट भू समकालिक कक्षा कौन सा है? जो उस टाइम का करंट अफेयर्स रहा था। इनसेट 4A आपातकाल के दौरान 352 के तहत कौन सा प्रावधान निलंबित होता है? ये पॉलिटिकल सवाल है, बहुत ही आसान। मौलिक अधिकार। भारत की पहली टॉकी टॉकी मतलब होता है बोलने वाला, पिक्चर फिल्म कौन सी थी? तो वो थी आपको आलम आरा। आप याद कर लीजिए, ये सब बनते हैं सवाल। कौन से संवैधानिक प्रावधान केंद्र को सक्षम बनाता है? सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 16। निम्नलिखित में से किस मुद्रा का रुपये के संदर्भ में उच्चतम मूल्य है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आप सही जवाब बनाएंगे पाउंड। निम्न में कौन सी गैस शीतल पेय में दबाव में मौजूद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो टाइफाइड बुखार बहुत ही आसान है कि ये बैक्टीरिया से होता है। मैं इसका पूरा आपको ट्रिक्स के साथ बता दूंगा जब सेट्स पढ़ाऊंगा, तो अभी आप बस देखते जाइए कि कौन से सवाल किस तरीके के आते हैं। राष्ट्रगान को पूरा करने में कितना समय लगता है? बहुत ही इजी को सवाल आते हैं, 52 सेकेंड। 56 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन, ये कैसे हैं? निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो कौन सा वास्तविक मालिक बनाया? एकदम थोड़ा सा ट्रिकी है। बक्सर का लड़ाई 1764 के बाद आपको पता है पूरा गेम ही चेंज हो गया था। निम्न में से किस हवा का वेग सबसे अधिक होता है? तो कौन से हवा का वेग सबसे अधिक होता है? आप लोग को पता होगा, टॉर्नेडो। अगला सवाल, किस उम्र तक बच्चों को किसी भी कारखाने खतरनाक काम में लगाने की मनाही किया गया है? तो इसका सही जवाब 14 साल। आपको पता होगा कि 14 साल से कम बच्चों को काम पे नहीं लगाया जा सकता। जब बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं को पीछे भाग रहा हो तो क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुद्रास्फीति। ग्रीष्मकालीन मानसून के बाद उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो ये 60 का आएगा मौसमी। तो कृषि से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, आसान, तो बनाना आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन हो गया। बहुत ही मैथ देख लीजिए, मैं ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। इसका देख लीजिए 1664 है, इसका इतना गुना सब में कर दीजिएगा, इसका सही जवाब निकल जाएगा। हम आंसर भी नहीं बताने वाले हैं, आप देख लीजिए किस प्रकार का है। यहाँ देखिए कह रहा है कि 12 अलमारी है, 16 पोशाक है, जिसकी राशि इतना है, तो बताइए 9 अलमारी 12 पोशाक में क्या होगा? बना लीजिएगा इसको, हम दिखा दे रहे हैं आपको प्रश्न भी। एक कैंटीन है जिसमें 7 दिन में 84 kg गेहूँ की आवश्यकता है और जून महीनों के लिए कितने किलोग्राम की आवश्यकता है? इस टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ जाता है। सुरेश प्रत्येक दिन इतना दूध खपत करता है, तो उसके 2 सप्ताहों के लिए कितना लीटर का दूध? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। 65 नंबर
परसेंटेज निकालना है कि 665 का कितना परसेंट और 844 उससे जोड़ देना है, इस तरीके का। 6 लड़के एक काम को 42 घंटा में पूर्ण करता है तो उसी काम को 14 घंटों में कितना, ये सब आसान क्वेश्चन हैं। देखिए अब टाइम एंड स्पीड का आ गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस का आ गया है। फिर देखिए यहाँ पे औसत से आ गया है। फिर देखिए वर्तमान एजेस से आ गया है। टच सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर्स को किया गया है, लेकिन बात यह है कि सारे चैप्टर के आसान क्वेश्चन को ही उठाया गया है। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से आ गया, ये देखिए एसआई से आ गया, ये 45, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 45 मिनट में एक दिन का कौन सा भाग होगा। तो आप देख लीजिएगा कि 45 मिनट में एक दिन का कौन सा भाग होगा। पाई का मान पूछ रहा है, बहुत ही इससे भी बेहतर कोई आसान होता है क्या। महीना की आय इनकम एक्सपेंडिचर से आ गया, 0.03 बराबर किसका होगा। जैसे इसमें एकदम आसान है कि आप डेसिमल को हटाइए, नीचे 3 शून्य बैठा दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ये देखिए एसपी सीपी से आया है, मैंने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से आया है। फिर देखिए इतना को जोड़ने की, सबके स्क्वायर को जोड़ के आंसर बताने का है। फिर 9 छात्रों का शिक्षक का औसत आयु, एजेस से भी क्वेश्चन पूछे। सब क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग में बहुत ही आसान प्रवृत्ति के पूछे गए हैं, आप आसान से बना सकते हैं। ये फिर देख लीजिए मार्क्स बेस पे पूछा गया है। खाना पकाने वाली तेल की कीमत, ये भी प्राइस से रिलेटेड पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन से, यहाँ से हिंदी पूछा गया है। तो देख लेते हैं हिंदी में कि क्या क्या इसके क्वेश्चंस के आंसर होंगे। जल्दी अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो मैं आप लोग को ख़त्म करता हूँ। साहित्य जीवन की क्या होता है, अभिव्यक्ति होता है। साहित्य जो जीवन का जो होता है वो क्या होता है, अभिव्यक्ति होता है। जो अच्छे कुल में पैदा होता है उसे कुलीन वर्ग का कहा जाता है, ठीक है। सभा कौन सी संज्ञा होता है, तो सभा आपको पता होगा समूहवाचक संज्ञा होता है। तो 84 नंबर, उस वाक्य का चयन करें जो अशुद्ध हो, माने कॉमन एरर फिर से तलाश करने का है हिंदी में। ये वाला ए पढ़िए, गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं बोला जाता है। गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है नहीं, जबकि गीता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, श्रेष्ठतम नहीं श्रेष्ठ। उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो निकृष्ट होगा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है दोस्तों, तो वो प्रेम शब्द है भाववाचक संज्ञा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा। निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा, निरोग का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा निह प्लस रोग। अशुद्ध वाक्य माने मिस स्पेल्ड, फिर से चुनना है इस पर हिंदी में अशुद्ध वाक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आज्ञाकारिणी, ये गलत है, बाकी सारा का सारा शुद्ध है। अब देखिए दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ का मतलब क्या होता है, एक मुहावरा है जिसका मतलब क्या होता है, दूध का दूध में निरपेक्ष न्याय होगा। नेक्स्ट, जो सोएगा वो खोएगा, इसमें सर्वनाम कौन है, तो इसमें आपको बताना है डी, संबंधवाचक सर्वनाम है, कि मतलब इससे संबंध का बोध हो रहा है। किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, गरीबी। निम्न में किस में अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें नहीं में नहीं हुआ है। शब्दकोश में सही शब्द क्रम से चुनिए। अब जो डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी में आपको जैसे आप इंग्लिश में मान के चलिए एक लिखा हुआ है बीट, एक लिखा हुआ है बेस्ट, आप इसको अरेंज करिए कि इस डिक्शनरी में पहले कौन होगा बाद में, इसी प्रकार का दिया गया है। तो बहुत ही आसान है, सी ऑप्शन होगा। देख लीजिए कंगन, फिर कपड़ा लिखेंगे, फिर क्षत्रिय लिखेंगे। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, इसमें कौन सा किस तरीके का ये वाक्य है, तो दोस्तों ये संयुक्त वाक्य है। माला फिरत जुग भया फिर न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। इस दोहे में के कवि कौन है, एक दोहा दिया गया है, इसके कवि पूछ रहे हैं, तो इसके कवि कौन से हैं, तो इसके कवि हो जाएंगे कबीर। 96 नंबर देखेंगे प्रश्न। 96 कह रहा है कि कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये हो जाएगा कमल। रिक्त स्थान को पूरित करें। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे डैश, रहीमन फिर पोई टूटे मुक्ताहार, इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 100 बार इस भरा जाना चाहिए। राजन का स्त्रीलिंग है, माने राजन एक पुल्लिंग है जिसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा राज्ञी। राजन को राज्ञी, उसका मतलब पत्नी का नाम समझिए। नौका झील में डूब गई, रेखांकित पद में कुछ मतलब इसमें डैश दिया गया होगा, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है कि डैश क्या है, जो ओरिजिनल पेपर होगा वहाँ है। तो उसमें पूछ रहा है कि रेखांकित पद में कारक है, तो कौन सा कारक था, जिसका सही जवाब दिया गया है अधिकरण कारक था। मैं इसमें बता दूंगा कि जब हिंदी पढ़ाऊंगा, मतलब सेट में हिंदी का जब डिस्कशन करेंगे तब हम लोग कर्ता कारण इस तरीके का बता देंगे। अब पहले लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कस्तूरी शब्द जेंडर है, कौन सा जेंडर है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग कैसा है, तो ये दोस्तों स्त्रीलिंग है, ठीक है।
ये कौन सा है? स्त्रीलिंग। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये था 100 क्वेश्चन जो पूछा गया था 16 मई को 2016 को, शायद 16 मई को ही पूछा गया है ये सवाल, सॉरी 24 मई को ये सवाल पूछा गया था 2016 में, जिस दिन पटना हाईकोर्ट का असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था। इस बार फिर से आप लोग को पता होगा कि लगभग 550 पे हाईकोर्ट असिस्टेंट का वैकेंसी आया हुआ है, जिसका एग्ज़ाम 30 अप्रैल 2023 को होने जा रहा है। इसमें पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया गया, इस बार भी 100 प्रश्न वो पूछेंगे, लेकिन इसमें कंप्यूटर कोड और ऐड कर दिया गया है। इसमें अब मैं एक बार फिर से बता दूं, हिंदी के लिए 15 प्रश्न रखे गए हैं, कंप्यूटर के लिए 10, इंग्लिश के लिए 25 और मैथ रीजनिंग के लिए भी 25 और 25 पूछा जाएगा जीके के लिए। आपको ये है सिक्स में सभी क्वेश्चन दोस्तों आसान आसान प्रवृत्ति के होंगे, कोई भी टफ नहीं होगा। कट ऑफ लगभग 80 प्लस ही जाने के चांसेस हैं, इससे नीचे तो आप उम्मीद भी मत रखिएगा। पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी कर लीजिए, फिर जब हो जाएगा सिलेक्शन तो मेंस की करिएगा। अभी 1.5 महीने बचे हुए हैं एग्जाम्स के लिए। मैं आपको प्रतिदिन 1 या 2 सेट्स डेली लेकर आऊँगा और पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं मैथ रीजनिंग के 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, बस क्वेश्चन से दिखा दूंगा और आप लोग को बाकी 75 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ, आंसर के व्याख्या के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए कल से शुरू करते हैं। तो अब आप लोग से मैं विदा लेता हूँ और उम्मीद है कि मैं बहुत दिनों के बाद यूट्यूब चैनल पर आया हूँ। तो मैं एक्चुअली बीपीएससी के एग्ज़ाम का मेंस का एग्ज़ाम लिख रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लग गया था यूट्यूब पे आने में। फिर मेरे प्रीलिम्स थे। देखता हूँ फिर मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोग से लेता हूँ विदा, बाय बाय। आप लोग बस अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स लाइए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो। धन्यवाद।